ओम नमस्कार। संजय सर की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का दूसरे भाग के साथ प्रस्तुत हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। पहले भाग में आपने देख लिया कि विभिन्न माध्यमों के लेखन में रेडियो समाचार लेखन के लिए कौन कौन सी बुनियादी बातें होनी चाहिए। आगे हम लोग शुरुआत करेंगे टेलीविज़न। जब हम टेलीविज़न पर समाचार लिखने की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की। टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बनाई जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर बराबर होती है और बगैर दृश्य के न्यूज रीडर का या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर दो हिस्सों में खबर बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फिलहाल हम दिल्ली में आपकी जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैली। निश्चय ही इस खबर की सबसे बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। दरअसल टेलीविज़न के लेखन कई तरीके होते हैं। चूंकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इस समझने के लिए हम टीवी पर दिखाई जाने वाले खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझते हैं। टीवी पर खबरों के विभिन्न चरणों में सबसे पहले शुरुआत होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। अब एक एक को समझ लेते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसे कम से कम शब्दों में इसमें एक तरह से सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं उसे दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल,
जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचना से होती है। एंकर बाइट, बाइट का अर्थ होता है कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट काफी महत्वपूर्ण होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव, लाइव किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण टीवी चैनल पर किसी बड़ी घटना के दृश्य को तत्काल सीधे दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी बैन के जरिए घटना के बारे में दर्शकों को दिखाते हैं। एंकर पैकेज, पैकेज किसी भी खबर को पूर्णता से प्रस्तुत करता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं दी जाती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रख करके जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना ताकि वह दूसरे दृश्य से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई देती है। पहला वाक्य दृश्य वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य लेखन पर निभ जाता है। इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपने आंखों से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शौक हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे वैलेंटाइन डे के एक दूसरे को बधाई देते छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का, यहीं से रिपोर्टर का दृष्टि सक्रिय होता है। जैसे लिखा है, भारतीय समाज में आए नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी। या फिर नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही है। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें होती है। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरे वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली जाती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना। तो ये स्वाभाविक है। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना होता है। पहली तरह की आवाज यानी बाइट का ध्यान तो खैर रखा जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के नीचे उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्य का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते हैं, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए। ऐसी ध्वनियों को नेट या साउंड यानी प्राकृतिक आवाज कहते हैं। यानी वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन या खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लग रहे हो, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा।
वे उस नारे लगाते हुए दिखाना, ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहें तो दर्शकों को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबर लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की जरूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देता है, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ बोलें। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर मिलकर आती है। अब यहाँ देखेंगे रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं, प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है, माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। जैसे भारत जैसे प्रगतिशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे और निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरत होती है और रेडियो और टीवी का उद्देश्य जाहिर है सभी के आवश्यकताओं को पूरा करना। इसलिए इसमें ऐसी भाषा होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी के समाचार में करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है। वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हैं तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन या सहपाठियों को बतानी होती है तो कैसे बताते। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख सकते हैं, यह जांचने का बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोलकर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आप स्वयं यह एहसास कर पाएंगे कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी और सब लोग आसानी से पढ़ करके समझ लेंगे। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का इन माध्यमों में बिल्कुल प्रयोग मना किया गया है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार भ्रामक हो जाता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उनकी जगह और या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक, तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक, प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करती हैं। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे: एक वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, वाक्यों में तारतम्यता हो, वह टूटता छोड़ता हुआ कुछ न लगे। दूसरी बात, शब्द प्रचलित हों, उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। वैसे शब्द जो बोलचाल में करीब हों, उनसे विद्युता न झलके बल्कि अपनी सहज पड़ोस दिखाई पड़े। इसके बाद है इंटरनेट
इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं, उन्हें जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे मनभाव नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की आदत हो गई है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। हर साल 50 से 55% रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह से इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें, यानी दुनिया के किसी भी क्षेत्र की खबरों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत संवादों इत्यादि का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला, इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। और दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन, पुष्टिकरण इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों को बैकग्राउंडर तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर महज 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फायदों से शायद ही कोई इनकार कर सके, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी में खबरों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियां, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट का पत्रकारिता का इतिहास देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास 1982 से 92 तक ये पहला दौर, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से अब तक की। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रतियोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि अखबारों की उपस्थिति सुपर इन्फॉर्मेंस हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नाम के ब्राउजर, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। उन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले हैं। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट काफी व्यापक स्तर से प्रसार हुआ है। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आ गया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com। तो लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे हैं।
इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विशेष सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह ने इस दौर में खुद को किसी तरह जगमगाए रखा और जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थ में टिकाऊ है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट गया और अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यूनल, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अप टू डेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया, फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है और कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता यह Rediff कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका .com को जाता है। हिंदी नेट संसार, अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC, यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई है, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी है, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस को तैयार हो रहा है और अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है, अपने बचपना में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाया है, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। और इसी के साथ ये विभिन्न माध्यमों के लिए पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।